वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि पता होगा बहुत ही जल्द यानी कि लगभग हमको जहां तक उम्मीद है 1 सप्ताह के अंदर में दोस्तों आपका सेकेंड फेज का यहाँ पे शिक्षक बहाली आने वाला है। ठीक है, उसको देखते हुए आपका ये क्लास अब रेगुलर स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम आपका 75 डेज का टारगेट लेकर चलते हैं दोस्तों। 75 डेज के अंदर में जो भी आपका जनरल पेपर का सिलेबस रहने वाला है वो सारा का सारा हम कवर कराएंगे। ये जो वीडियो होने वाली है ये आपका 6 to 8 टीचर के लिए या जो तैयारी कर रहे हैं 9 से 10 और 11 से 12, ये सभी के लिए वीडियो है दोस्तों। क्योंकि ये इसमें जो भी पेपर हम बताएंगे ये जनरल पेपर के लिए मतलब फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ जो भी लोग एसएसटी के हैं, जब हम एसएसटी पढ़ा रहेंगे तो उनके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। बाकी जनरल पेपर वालों के लिए तो जनरल पेपर सबके लिए है तो वो होगा ही होगा। ठीक है, तो जब हम एसएसटी पढ़ाएंगे तो वो एसएसटी के लिए जिनका सब्जेक्ट पेपर है वो भी बहुत ही काम का वीडियो है। उसके बाद जब साइंस पढ़ाने लेंगे तो साइंस का जिनका सब्जेक्ट है वो वीडियो देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम किस तरह से आपको पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा-सा अच्छे से अगर के हम बताना चाहें तो इसमें आज से जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर चलने का मतलब अगर के हम नीचे में हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, तो यानी कि सारा का सारा यहाँ पे टॉपिक लिख दिए हैं आपका कि आपका जो भी मॉडर्न हिस्ट्री में है, उसमें से कौन-कौन सा चैप्टर आपका आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1857 की क्रांति से हमारा स्टार्ट होता है। तो ये जो दौर चलता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चलता है। तो इसमें से जैसे कि मान के चलिए हम आपके लिए एक पहला ये टॉपिक उठाएँ, तो इस टॉपिक को हमको पढ़ने का क्या तरीका आपके लिए लेकर आए हैं कि इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक से जितने भी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, वन डे एग्ज़ाम, जिसमें इस चैप्टर से सवाल बने हैं, वो सारा का सवाल का हम इसमें इंक्लूड किए हैं। जैसे कि नीचे अगर के आना अगर के दिखाना चाहें, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस टॉपिक से जितने भी सवाल वन डे एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा क्वेश्चन हम इसको कराने की कोशिश करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको एक अच्छे समझ विकसित हो। अगर के हु बहु सवाल न भी आए तो आप मतलब जब समझे रहिएगा अच्छे से चीज़ों को ना, तो आप वहाँ पे सही करके आ जाइएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये जो सीरीज चलने वाला है डेली आपको रात के 10 से 11 बजे के लगभग में आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। आप एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब एमसी के लिए और कहीं दूसरा जगह भटकने की जरूरत नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं, आपका बीपीएससी में जितना सवाल पूछा गया है उसको, तथा अन्य एग्जामों में जितना भी सवाल पूछा गया है उसको, ये सारा का सारा चीज़ इसमें हम ऐड किए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेली का डेली आज रात में वीडियो मिलेगा और धीरे-धीरे करते-करते आपका सारा ऐसे ही हम खत्म करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा टॉपिक आता है यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो पहला सवाल अगर के देखिएगा यहाँ पे कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो ये जो कालीकट आया था वास्को डी गामा दोस्त, वो आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जो आपका है पीडीएफ है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूंगा। अगर के आप लोग जुड़े नहीं हैं तो चैनल पे अगर अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जो किस वर्ष आया था ये कालीकट, वास्को डी गामा कालीकट पर, तो आया था वो 1498 ईस्वी में। ठीक है, उस समय क्या था, वहाँ का जो राजा था जिसको बोलते हैं जमोरिन, जमोरिन ने उसका वहाँ पे स्वागत किया था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और एग्जैक्ट डेट जानना चाहे तो ये जो आया था 20 मई को आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ इससे एक और सवाल यहाँ से निकल कर आता है आपका, क्या आता है कि फ्रांसिस अल्मीडा जो था दोस्तों, उन्होंने 1505 ईस्वी में जो था फ्रांसिस अल्मीडा, ये था जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय गवर्नर बनकर भारत आया था। तथा इन्होंने जो ये अल्मीडा था, अल्मीडा एक नियम लगाया था कि ये हिंद महासागर में ये कब्जा कर लिया था, तथा ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था इन्होंने। किसने? अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया था, ताकि जो भी उस रास्ते होते हुए भारत से व्यापार करने आता था उससे टैक्स लिया जा सके। तो ये सवाल आपसे पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाया। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में ही देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। जैसे कहीं बताएं, द अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो थे वो इस चीज से संबंधित थे। अगला सवाल निकल कर आपका आता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे।
तो उत्तर भारत से सबसे पहले जो स्थापित करने वाले व्यापार थे, वो थे यहाँ पे पुर्तगाली। ये सवाल जैसे कि देख सकते हैं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए इस सवाल को हम इंक्लूड किए हैं कि हो सकता है कि आपका जो आने वाला परीक्षा है दोस्त, उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है? अगला सवाल निकल के आता है आपका कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? जैसे कि ऊपर में बताया, वो जो आया था 20 मई को 1498 ईस्वी को वो भारत में आया था। ठीक, तो यहाँ से 1498 आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का पूछ रहा है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, ये जो था फ्रांसिस अल्मीडा, जैसे कि ऊपर में बताएं, ये बनकर आया था और साथ ही साथ 1505 ईस्वी में ही ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने लागू किया था। ठीक, अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आगे बढ़ेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जैसे कि बताए, उस समय कहाँ वहाँ का स्थानीय जो राजा था जमोरी ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, अगला सवाल निकल कर यहाँ पे आता है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा यात्री कहाँ से किस देश से बिलोंग करता है। तो जो वास्को डी गामा था ये सबको पता था, ये पुर्तगाल से था। उसके बाद हमारा आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस था दोस्तों, ये स्पेन के थे। और जो कैप्टन कुक थे यहाँ पे, कैप्टन कुक जो आपका थे वो ग्रेट ब्रिटेन थे। और हॉलैंड ये तस्मान यहाँ पे आपका ये राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर देखिएगा तो यही चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। देखिए ये चीज़ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले ही जब टीआरई 1 एग्जाम हुआ था तो इसी तरह का वीडियो हमने दिया था आप लोगों को, वो बहुत ही फायदेमंद था, बहुत सारे सवाल उससे आए हुए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि हर एक टॉपिक को धीरे धीरे करते करते, अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए तब तक जब नोटिफिकेशन आएगा तैयारी कीजिएगा, तो उस समय काफ़ी देर हुआ रह जाएगा आपको, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आएगा उससे लगभग लगभग 1 से 2 महीना के अंदर में ही आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं जो भी लोग हैं अभी से ही अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छे से नहीं फिर भी अगर धीरे धीरे भी पढ़ते रहिएगा ना, तो आपका तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अल्बुकर्क। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। साथ ही साथ जो वास्तविक संस्थापक था ये तो अल्बुकर्क था ही। इन्होंने क्या किया था कि 1510 ईस्वी में दोस्तों बीजापुर के सुल्तान जो थे आदिल शाही जिसके वंश था, उन्होंने गोवा को जीतकर अल्बुकर्क की ये पहली मतलब वहाँ से कामयाबी होती है और उसी को यहाँ पे माना जाता है कि यह वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद चलते, अल्बुकर्क एक ऐसा व्यक्ति था जो यह विश्वास करता था कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो इन्होंने ये नियम लगाया कि जो अल्बुकर्क था यहाँ पे स्थानीय महिलाओं से इन्होंने शादी करने का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। बिल्कुल ये गलत चीज़ है। यहाँ पे 1499 में ये कब्जा नहीं किया था। ठीक है, ये 1498 ईस्वी में तो भारत में ही आए थे, तो 1499 में ये गोवा पर कब्जा नहीं किए थे। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो जो सबसे पहला दुर्ग का निर्माण किया था इन्होंने, वो किया था आपका कोचीन में। याद रखिएगा 1503 ईस्वी में यह प्रथम दुर्ग का स्थापना किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जो स्थापना किया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा अल्बुकर्क द्वारा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क उसका नाम था। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आएगा, किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? जैसा कि हम बताएं आप लोग को ऊपर में कि पुर्तगाली जो थे दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी लगाए थे। उस पॉलिसी के तहत में जो भी उस रास्ते से होकर भारत व्यापार करने आने लगा, उससे वो लोग टैक्स से वसूलने लगे थे। तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने समुद्र में एक व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किया था। तो किन्होंने किया था? वो पुर्तगालियों ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। उसके बाद ये जो घटना ये हुई थी, जब मतलब कब ये सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था, तो जो भारत के प्रथम
पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्मीडा ने ही 1509 ईस्वी में की बात है कि वो है दीव जो दमन दीव है भारत का, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। अब इसको कब्जा करने के बाद ही इसका जो हुआ प्रभाव ये पड़ा कि हिंद महासागर में इन लोगों का वर्चस्व बढ़ने लगा और उसके बाद वहीं से ये सब कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, पुर्तगाली आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो यहाँ पूछ रहा है कि बंगाल में फैक्ट्रिया का नाम बताइए, कौन सा जगह पे किया गया था जो कि पुर्तगालियों के द्वारा ये किया गया था। तो कौन सा था, वो था हुगली, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका निकल कर आता है कि पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुडुचेरी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे केवल ये राइट होता है। मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो पांडिचेरी में दोस्तों प्रथम पुर्तगाली ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी ने अपना वहां पे स्थापित किया तथा अंग्रेजों ने जो किया था वो 1793 ईस्वी में किया था, जो कि यहाँ दे रहा है नहीं, ये भी किया था 1793 ईस्वी में किया था। तो ये जो बोल रहा है कि करने वाला पहली यूरोपीय पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल नहीं थे, पहली पुर्तगाली नहीं थे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपका आता है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो किसने अड्डा बनाया था, जैसे कि बताएं, वो पुर्तगालियों ने बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होता है। 15 नंबर सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ऑफ कोर्स कौन करता था, जितना भी देखिए स्टार्टिंग में जो पुर्तगाल आया ना, तो पुर्तगाल समझ गया था कि आने वाले समय में भारत में बहुत सारे लोग जो आएंगे वो मतलब यहाँ पे व्यापार करने आएंगे आने वाला समय में। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने समुद्र में ही टैक्स, मतलब जो टोल टैक्स अभी तो रोड पर जो चलाता है, वो स्टार्ट किया कि समुद्र में ही हम टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी मतलब समुद्र से रिलेटेड सवाल आएंगे तो मार दीजिएगा आपका पुर्तगाली, वहां पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल निकल के आता है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता शहर का संस्थापक था। तो जो कलकत्ता का संस्थापक था आपका, वो था यहाँ पे जॉब चार्नक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। लेकिन ये तो है, ये तो सारे बुक्स में देते हैं कि जॉब चार्नक ने कोलकाता शहर की स्थापना किया था। लेकिन एक 2003 ईस्वी में दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट का एक निर्णय आया था, उन्होंने ये माना था कि जॉब जो चार्नक है ये कलकत्ता शहर के स्थापना नहीं है, क्योंकि जॉब चार्नक के आने से पहले ही मतलब कलकत्ता वहाँ पे अस्तित्व में था। ये चीज़ वो मानते थे, यानी कि 2003 हाई कोर्ट ने द्वारा ये बनाया। ठीक है, अगला सवाल है कि कोलकाता किसने बसाया। तो उस तो जैसे जो चलते आ रहा है, जो उस हिसाब से वो होगा आपका जॉब चार्नक, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देख सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुआ था वो मद्रास नगर निगम की स्थापना हुआ था मित्र। कब हुआ था, 1688 ईस्वी में। आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। जो सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी जो आरंभ किया था वो डच ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी लगाया गया था 1599 ईस्वी में जो लगाया गया था दोस्तों, लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1602 ईस्वी में यहाँ पे डच ने संसद में पारित हुआ और वो डच भारत में आया। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे ऑप्शन में अंग्रेज रहता या ईस्ट इंडिया कंपनी रहता या ब्रिटेन रहता तो आंसर वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ब्रिटेन का नहीं है, तो ब्रिटेन के बाद जो आए थे डच आए थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला पॉइंट सवाल है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर के आप ऑप्शन नंबर बी को पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट होगा। पहला अगर का ऑप्शन देखेंगे तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। और बाकी ये दोनों भी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो बताना था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर क्यों इतना ज़्यादा विकसित हो गई? आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि भारत को 200 सालों तक गुलाम रखा? ठीक है? तो जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं, भारत में राष्ट्रीयता भावना की कमी, बिल्कुल सही है। अभी भी देखिएगा कि भारत में भारतीयता की बहुत कमी नज़र आती है। अमेरिका अगर के कोई इंसान को मान के चलिए भारत में उसका 50,000 सैलरी है और कि अमेरिका उसको बोल देना कि हम 1 लाख सैलरी दे रहे हैं, तो वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा अमेरिका। जो कि अन्य देशों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो इसको बोल सकते हैं कि भारत में अपना राष्ट्रीयता की कमी दिखाई देती है। उसके बाद एक कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, यानी कि जो कंपनी के सेना थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी के जो सेना थे, वो वेल ट्रेन्ड थे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में उन लोगों को अच्छी तरह से अत्याधुनिक हथियार के साथ में ट्रेनिंग दिया गया था। और यहाँ पे जैसे देख सकते भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे के स्वयं लगा सकता है, जैसे कि यही बताएं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आपका ये था राइट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो जो देखिए पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, वो हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है? आपको पता लेकिन देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा अलग टाइप का है, आपको यहाँ पर सोचने को होगा। जो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी का अधिकार मिला था, वो लिवेंट कंपनी को मिला था, ठीक है? सबसे पहले जो मिला था, किसको मिला था? वो लिवेंट कंपनी को मिला था 1593 ईस्वी में, ठीक है? उसके बाद 1599 ईस्वी के आसपास में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पे मिलता है और ये दोनों लोग आपस में ये मतलब मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों साथ में व्यापार करेंगे। और जब दो कंपनी हो, कौन कौन? लिवेंट कंपनी और दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रीवियस में यही नाम था। जब ये दोनों कंपनी आपस में मिलती है तो आपका यहाँ पे निर्माण होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको मिला था, तो लिवेंट कंपनी को मिला था। ये चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी आप मार मत दीजिएगा। लिवेंट कंपनी और द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ये दोनों मिलते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है आपका, ठीक है? अगला सवाल है, अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, देखिए ये सब सीरीज ना, जो ये क्वेश्चन का हम जो एमसीक्यूज का सीरीज करा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा इसका क्वेश्चन बोल रहे हैं लेंथ वीडियो का थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जो ये आपका कंटेंट मिल रहा है ना, आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, न कि आप केवल टीचर एग्जाम का, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो यही सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी, ठीक? समझ गए होंगे। जैसे कि 23 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, है आपका यहाँ पे कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जो जब ब्रिटेन में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, उस समय भारत का बादशाह जो था वो था अकबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका के राइट आंसर होगा। इसका कब हुआ था? 1599 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इस समय जब गठन हुआ था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। अब ये जो इस कंपनी का स्थापना हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कभी-कभी यही सवाल पूछा जाता है। तो लॉर्ड मेयर के स्थापना के अध्यक्षता में, जो लॉर्ड मेयर एक बिजनेसमैन थे, व्यापारिक लोगों को एक समूह बुलाते हैं और उसका अध्यक्षता लॉर्ड मेयर करते हैं और इसकी सहायता से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी का स्थापना करते हैं, जो बाद में चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत में जो रूलिंग पार्टी थे वो अकबर का शासनकाल था। 1556 से 1609 के बीच में इसका शासनकाल रहता है, आपको पता होगा तो अच्छे से। 1605 तक अकबर का शासनकाल है। अब 1599 की बात आता है तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ठीक है, तो जो सबसे पहले कारखाना स्थापित करने का मतलब आता है तो वो है जहांगीर के काल में ये स्थापित किया गया था। आपको पता होगा कि सबसे पहला जो स्थापित कारखाना किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1613 ईस्वी में सूरत में ये किया गया था। ये एक अस्थायी कारखाना था। इससे पहले भी
कारखाना का स्थापना किया गया था 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। वो मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में जो किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। इसीलिए जो मेरा राइट आंसर होता है यहाँ पे आपका जहांगीर के समय में, और सूरत इसका ये होगा आंसर। याद रखिएगा, ये सारे चीज़ों को कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो 1613 के बात हो रहा है अंग्रेजों के बारे में, तो कहाँ पर स्थापित किया था, तो सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक, अगला सवाल है कि 17वीं शताब्दी की पहले चतुर्थांश, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश की मतलब कितना, 1625 ईस्वी तक बता रहा है ये। निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो यहाँ पे स्थापना किया गया था वो किया गया था आपको भरूच में किया गया था। भरूच के साथ ही साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भरूच में। अब भरूच के साथ साथ भरूच में हो गया, सूरत में हो गया आपका, उसके बाद बुरहानुरपुर था एक जगह, और फिर अहमदाबाद और आगरा में। इतना जगह पे वहाँ पे इन्होंने अपना कारखाना खोला था। तो आप लोग ये सारे चीज़ को याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जैसा कि बताएं, सूरत में 1913 ईस्वी में। ये राइट होगा आंसर आपका। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वॉली के स्थान पर हराया था। तो पुर्तगालियों को किसने हराया था, तो वो हराया था आपको थॉमस वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये होता है। याद रखिएगा चीजों को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो जो सबसे पहले सूरत में स्थापना किया गया था 1913 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ये चीज किया गया था। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फ्रांसीसी ने भी दोस्तों अपना जो प्रथम कारखाना था वो यहाँ पे सूरत में ही स्थापित किया गया था। तो हो सकता है सवाल आपसे ये पूछ दे कि फ्रांसीसियों ने जो स्थापना किया था सूरत में अपना पहला कंपनी, वो कब किया था। तो याद रखिएगा 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना वहाँ पे कंपनी स्थापित किया था। तो ये चीज़ों को भी आप लोग याद रखना चाहिए। अगला सवाल निकल के आता है कि वर्ष 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना, व्यापार स्थल जिसको बोलते हैं, स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो 1613 ईस्वी की बात हो रहा है, तो वही सूरत के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मतलब जो मुंबई का जो कोस्टल एरिया है उसके बारे में बात हो रहा है, यानी कि सूरत के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई की किससे लिया था। तो आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो जो लिया था बम्बई को, वो लिया था पुर्तगालियों से। इसका थोड़ा सा कहानी इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहूँगा। ये घटना होती है 1661 ईस्वी में। 1661 ईस्वी की घटना थे। जो इंग्लैंड के सम्राट थे दोस्तों, उसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय वहाँ पे होते हैं। वो अपना शादी जो करते हैं वो पुर्तगाल के एक राजकुमारी से कर लेती हैं। ठीक है, पुर्तगाल के राजकुमारी से ये शादी करते हैं, और उन्हीं के शादी करने में उस समय पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन व्यवस्था हुआ करता था मुंबई में। तो वो बम्बई में उसको मतलब गिफ्ट दे दिया अपनी बेटी को, यानी कि अपनी बेटी को दिया, तो उससे शादी किया चार्ल्स द्वितीय। तो ये बम्बई मिल गया चार्ल्स द्वितीय को, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड के सम्राट थे। तो ये चार्ल्स द्वितीय क्या किए कि इसको दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर, यानी कि वो 10 पाउंड के पैसा वार्षिक लेते थे, पैसा लेते थे, और 1668 ईस्वी में ये दे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो यही पूछ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो एक तरह से देखिएगा तो वो पुर्तगालियों से लिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। प्रयागराज के किले पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है, कब स्थापित हुआ था। याद रखिएगा, तो वो हुआ था 1797 ईस्वी में। यहाँ पे राइट होगा। उस समय वहाँ पे कौन सा मतलब शासक थे, वो थे अवध के नवाब जो थे सादत खां थे। याद रखिएगा, सादत खां। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका निकल कर आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो अगर ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर सर जॉन चाइल्ड जो थे उनको भारत से निकाल दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज को भनक लगा था कि 1688 ईस्वी की बात है कि वो
जब वहाँ पे मुगल शासन का मतलब औरंगज़ेब के सामने जो मुगल वंश के थे लोग जो थे, उनको वेस्टर्न में ये जो क्या करता था, लोगों को वहाँ पे बंदी बनाया करता था तथा जो भी मुस्लिम्स जो थे, वो हज के लिए जाते थे, उनको ये भड़काता था और उनसे कुछ पैसा वसूल करता था। इसकी जब पता चलता है औरंगज़ेब को, तो औरंगज़ेब ने इसको यहाँ से देश से ही निकालने के लिए उसको मजबूर कर दिया था। तो समझ गए किसको निकाला था औरंगज़ेब ने? सर जॉन चाइल्ड को निकाला था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बताता है तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। जितना भी ये चीज आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1, 2, 3 ये गलत है। अब पूछ रहा है तत्कालिक जो कारण है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इसको बताना चाहेगा कि अगर के जो कर्नाटक युद्ध हुआ था ना, वो आपका अगर के पता होगा कि 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध था। ये जो कर्नाटक युद्ध जो आपका मिलता है देखने को, ये जो ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था दोस्तों 1740 ईस्वी में, उसी के कारण ये भी युद्ध आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1746 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की तरफ से जो लड़ने वाले चीज थे यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ है। तो अंग्रेज का जो पूछता है कभी कभी कि मतलब किन्होंने नेतृत्व किया, कौन से मतलब गवर्नर थे उनके नेतृत्व करने के लिए, तो उस समय याद रखिएगा जो कैप्टन है, कैप्टन बर्नेट जो थे, बर्नेट यहाँ पे लिख देते हैं, कैप्टन बर्नेट जो थे उनके नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया था। इसी का ये मतलब तत्कालीन कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? जैसे कि ऊपर में हम बताएं अभी 1746 से 48 के बीच में प्रथम ये कर्नाटक युद्ध हो गया था। आगे चलिएगा हम दूसरा तीसरा का भी कर्नाटक युद्ध बताएंगे कि कब कब हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन आपका निकल कर यहाँ पे आता है, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 37 37 37 किधर गया? हाँ 37 यहाँ पे है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे सुमेलित करना है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किस संधि के तहत अंत हुआ था? जो प्रथम कर्नाटक संधि हुआ था, अंत हुआ था दोस्तों एक्सला चैपल की संधि के द्वारा अंत हुआ था। उसके बाद जो द्वितीय कर्नाटक के था ये पेरिस के संधि के द्वारा अंत हुआ था। और जो यहाँ पे तृतीय पेरिस के संधि के द्वारा, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो अंत हुआ था आपको याद होना चाहिए, तो वो हुआ था अनिर्णायक युद्ध था ये। ठीक, उसके बाद प्रथम जो मैसूर संधि हुआ था आपका, आपके यहाँ पे ब्रिटिश के हार से ये अंत हुआ था। तो आप लोग ये समझ लिए। अब यहाँ सब देख लेते हैं कि आखिर प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। जैसे कि बताएं जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था मेरे मित्र, वो हुआ था 1749 से लेकर 1754 के बीच में। ये हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो आपका हुआ था 1758 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक, और जो ये पेरिस के संधि हुआ था, तो आपका पेरिस के संधि वही 1814 ईस्वी में ये पेरिस का संधि हुआ था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये युद्ध चला था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक, और जो एल्ला चैपल का जो संधि हुआ था ये भी याद रखिएगा 1748 में हुआ था। उसी के बाद में प्रथम कर्नाटक युद्ध का यहाँ पे समाप्ति हो जाता है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो यही चीज हमारा यहाँ पे मिलाया हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक सवाल छूटा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि बताएं तो ऑप्शन नंबर बी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1750 से 1752, जो कि ये गलत दिया गया है। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था आपका 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। 1749 से लेकर 1754 के बीच में ये चीज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, यहाँ पे सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा होगा ये डुप्ले। देखिए डुप्ले प्रथम व्यक्ति था ना कि क्या किया कि भारत में जो भी मतलब शासक थे, जो भी राजा थे, उनको ये बोला कि आप लड़ाई झगड़ा तो करते हैं, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा में जो सैनिक रहते हैं ना, वो सैनिक मैं आपको दूंगा, उसके बदले आप हमको वहाँ पे पैसे दीजिएगा। तो पहला व्यक्ति डुप्ले हुआ जो कि ये नीति अपनाया। तो पहली बार जो हुआ
कि किसी शासक ने अपना मतलब यहाँ पे अंग्रेजी सैनिक को रखना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे इसकी रणनीति के अनुसार उसने राज व्यवस्था में, राजनीति में भी इन्होंने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया और धीरे-धीरे ऐसे ही करते-करते ये अपना बहुत बलशाली होते गए और भारत में इनका विस्तार होते गया। सबसे पहले जो भारत में हावी होने का इनका जो काम था, ये डुप्ले के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल निकल के आता है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो यहाँ पूछ रहा है फ्रांसीसियों के द्वारा, तो जैसे कि बताया कि 1600 ऊपर में 1668 ईस्वी में इन्होंने पहली बार जो स्थापित किया था, सूरत में ही कारखाना स्थापित किया था। ठीक है। अगला सवाल है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी कब? स्थापित हुई थी, किसके काल में स्थापित हुई थी? यहाँ पे इसको ये आपको बताना है। ठीक है। तो जो ये स्थापित हुआ था लुई 14वां के शासनकाल में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट होगा। लुई 14 जो मंत्री थे दोस्तों, मंत्री जो कौन थे, शायद कॉलबर्ट थे। कॉलबर्ट ने 1664 ईस्वी में, जो यहाँ पे ऊपर में अभी सवाल बताए हैं, इस समय जो थे कॉलबर्ट के काल में ही ये स्थापित हुआ था। तो ये चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? जैसे कि बताएं फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक, तो वही कॉलबर्ट को माना जाता है, जैसे कि ऊपर में बताएं। इन्होंने ही के नेतृत्व में सूरत में जो था कंपनी का स्थापना 1668 ईस्वी में किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो जो डचों ने स्थापित किया था आपका ये जो एक हो जाएगा यहाँ पे चिनसूरा का कारखाना और ये हुगली का कारखाना, दोनों इन्होंने स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी और सी आपका दोनों यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? जो पटना में डच लोगों ने स्थापित किया था फैक्ट्री, वो किया था 1632 ईस्वी में। ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। बिल्कुल गलत। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए दक्कन में ये असफल रहे थे फ्रांसीसी लोग, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो अंग्रेजों की सेना थी दोस्तों वो हावी हो गई थी और वो काफ़ी मात्रा में शक्तिशाली भी थी। तो यही मेन कारण होता था उसके लिए। ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है सही कालक्रम में कौन सा है। तो जैसे कि पता होगा आपको, जो सबसे पहले लोग आया था वो आया था यहाँ पे पुर्तगाली ने। उसके बाद जो लोग आए थे वो कौन आए थे? डच लोग आए थे। ठीक। उसके बाद जो आए थे अंग्रेज आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो यही क्रम में दिया गया। ये कब कब आए थे आगे चल के हम बताते हैं कब कब आया था इन लोग। उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा तथा अफीम प्राप्त हुआ था। तो यूरोप वासियों यानी अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जो सोरा अफीम होता है वो बिहार से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल निकल के आता है यहाँ पे कि आपको मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पे दिया गया है जगह का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है यहाँ पे देश का नाम कि किन लोगों ने इसको बसाया था। ठीक है। अगला सवाल ये इसमें देख लेते हैं क्या कुछ आपका रहने वाला है। अगर पांडिचेरी की बात करते हैं तो पांडिचेरी को यहाँ पे फ्रेंच हो जाएगा। गोवा का अगर कि आप भी अभी भी जाइएगा गोवा में तो वहाँ पे जो कल्चर मिलेगा आपको पुर्तगीज ही कल्चर मिलेगा। पुर्तगाली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर फॉलो होता है। ठीक है। और ट्रावन के बाद ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डेनिश के द्वारा ये किया गया था और सुद्रास जो है यहाँ पे डच के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो यही चीज़ दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ये सारे सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कि आपके पास कोई भी बुक नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप इतने सवालों को भी अगर ढंग से कर लीजिएगा तो आपका सवाल इसी में से फंसने के बहुत चांसेस हैं, ताकि आपको फिर दूसरा सवाल चीज़ मतलब देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें से हर सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का करा दूंगा। वही सवाल सफिशिएंट होगा। जो भी मैं बात बोल रहा हूँ ना तो वो आप लोग ध्यान रखा कीजिए। हो सकता है ये सवाल हूबहू ना पूछ के मैं जो बोला अभी कि फ्रांसीसी जैसे हम बताएं कि कंपनी का स्थापना जो किया था 1668 में किया था, तो हो सकता है ये सवाल पूछ दे, इसीलिए बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उसको भी सुना कीजिए आप लोग।
केवल ये सब सवाल को देखने से ज़रूरत नहीं है, आप जो बोल रहे हैं, एक्सप्लेन दे रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है सवाल उसी में से फँस जाए आपका। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन-सा क्षेत्र अफ़ीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन था जैसे कि बताएँ? वो बिहार था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन-सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो जैसे कि आपको पता है होगा, सबसे जो अंत में आए थे, वो फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली आए थे, जैसे कि बताएँ पता होगा 1498 ईस्वी में। उसके बाद जो आए थे डच आए थे। किधर गया डच भाई? 1605 ईस्वी में ये आया था। और जो अंग्रेज आया था यहाँ पे व्यापार के मतलब नज़रिए से लेकर, तो ये आया था 1608 ईस्वी में। आने को तो पहले ही आ गया था, लेकिन व्यापार के लिए 1608 ईस्वी में। उसके बाद 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों को आगमन हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आएगा 51 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डच के बारे में बोल रहा है, कहाँ पे स्थापित किए? तो जितना जगह देख रहे हैं आपका नागापट्टनम, सिंचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सारे जगहों पर उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। ठीक है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन बिल्कुल गलती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजों की देन पूछ रहा है। तो अगर कि आपको पता होगा कि ये जो भू राजस्व का मूल्यांकन है दोस्तों, ये अंग्रेजों का देन नहीं। जब आप मिडिएवल हिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे शेरशाह सूरी के द्वारा ये चीज़ लागू किया जाता है। उन्हीं के द्वारा ये मतलब दिया जाता है। फिर अगला है कि युद्ध में चलती-फिरती तोपें, ये भी अंग्रेजों का देन नहीं है। अगर कि आपको पता होगा कि जब मुगल काल पढ़िएगा, तो उसमें बाबर ने सबसे पहले ये जो था चलती-फिरती तोपों का प्रयोग किया था, तो ये अंग्रेज़ों का देन तो हुआ नहीं। अब बात आता है तम्बाकू और लाल मिर्च का। जो तम्बाकू और लाल मिर्च है, वो अंग्रेज़ों का देन नहीं है, बल्कि ये जो चीज़ देन है, पुर्तगाल का देन है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? पुर्तगाल का ये चीज़ दिया गया है। ठीक? समझ गए होंगे आप। तो क्या होगा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने कहा था? टीवी मैकाले ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। अगला सवाल निकल कर यहाँ पे आता है आपका कि एक्सला सापेल जो 1748 ईस्वी की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो सही है, पूछ रहा है यहाँ पे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल जैसे कि ऊपर में बताएं, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? हम अभी ऊपर में बताएं। उसके बाद आता है यहाँ पे कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ए और बी दोनों सही। ठीक? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही सही बात है कि जब अंग्रेज ने बंगाल विजय किया था, उसी समय के बाद तो इन्होंने भारत पर हावी हो गया था। जैसे कि आपको पता होगा प्लासी की लड़ाई और बक्सर की जो लड़ाई हुआ था, उसके बाद तो इनको इतना मजबूती मिली थी कि भारत में अपना पूरा पैर पसार ली। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो यूरोपीय कंपनियों का दोस्तों आगमन हुआ था, उससे जो भी परीक्षा में सवाल पूछा गया था, 55 जो हम अभी एमसीक्यू कराएँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है? नेक्स्ट में जो आपका टॉपिक चलने वाला है, जैसे कि अगर हम ऊपर में लेके चलना चाहें आपको, तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब चलेंगे, और क्षेत्रीय राज्य पंजाब, मैसूर और गवर्नर जनरल वायसराय, ये तीनों टॉपिक को अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो कैसा लगा वीडियो, जरूर से जरूर आपका फीडबैक यहाँ पे बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।